हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नैलोन। नैलोन क्या है? तो नैलोन एक कृत्रिम फाइबर है, कृत्रिम रेशा है ना। आपने पहले पढ़ा है कि आपने प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कृत्रिम रेशे को भी पढ़ा, जिसमें कि कृत्रिम रेशे में हमने क्या पढ़ा? हमने मानव निर्मित रेशे पढ़ा। कृत्रिम रेशों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं मानव निर्मित कृत्रिम रेशे और दूसरे को संश्लेषित कृत्रिम रेशे। मानव निर्मित कृत्रिम रेशे में हम लोगों ने रेयोन को पढ़ा था। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने रेयोन को पढ़ा है, रेयोन के बारे में समझा है, उसका क्या देखा कि निर्माण किस प्रकार से हो रहे हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कृत्रिम फाइबर है। नैलोन कृत्रिम फाइबर है, लेकिन कैसा कृत्रिम फाइबर है? तो ये संश्लेषित कृत्रिम फाइबर है ना। ये संश्लेषित कृत्रिम फाइबर है, यानी कि संश्लेषित रासायनिक रेशा है ना। नैलोन क्या है? संश्लेषित रासायनिक रेशा है। इसमें 100% रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 100% रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है आपके नैलोन को बनाने में, जबकि आपके रेयोन को बनाने में 50% रसायन और 50% सेल्यूलोज का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। संश्लेषित रेशों की बात करें तो आपके नायलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिन हो गया, टेरिलिन हो गया, ये सब क्या है? ये सब संश्लेषित रेशे होते हैं। ठीक है। ये संश्लेषित रेशे के प्रकार हैं। कौन कौन से? नायलॉन तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। सबसे प्रमुख इसमें नायलॉन है, तो नायलॉन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद और भी रेशे होते हैं जो संश्लेषित होते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, डेक्रॉन, एक्रिलिन, टेरिलिन, ऑरलिन। ये क्या है? ये आपके संश्लेषित रेशे हैं। तो चलिए हम संश्लेषित रेशे को समझते हैं। और जो पिछली पिछली वीडियो में हम नहीं दिखला पाए थे आपको कि आपके जो होते हैं स्पिनेरट कैसा दिखता है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्पिनेरट का फोटो दिखा दूंगी, पिक्चर दिखा दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो घोल बनाते हैं रेशों के लिए, जो कृत्रिम रेशों के लिए घोल बनाते हैं, उसको किस प्रकार से स्पिनेरट के छेद में डाल के निकाला जाता है। तब वो सूख जाता है तो रेशा का रूप ले लेता है। ओके, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग नायलॉन की विशेषताएं देखेंगे, नायलॉन की क्या विशेषताएं और निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो पहले हम नायलॉन के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नायलॉन को हम कई नामों से जानते हैं। नायलॉन को कई नामों से जाना जाता है। नायलॉन को ताप सुनम्य रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप सुनम्य रेशा। ताप सुनम्य रेशा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक रेशा। तो नायलॉन क्या है? एक ताप सुनम्य रेशा है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक रेशा है। इजंट इट? फिर इसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। ये संश्लेषित रेशा की कैटेगरी में आता है। जादुई रेशा भी कहते हैं। नायलॉन को जादुई रेशा कहते हैं, सुगम जीवन रेशा कहते हैं, यानी कि इजी लाइफ, इंग्लिश में इजी लाइफ फाइबर कहते हैं, वॉश एंड वेयर फाइबर कहते हैं, यानी कि धो और पहनो फाइबर कहते हैं, आदि कई नामों से हम जान रहे हैं। तो यहाँ हम कितने नाम देख रहे हैं? ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक इंग्लिश में कह देंगे उसको, संश्लेषित फाइबर, जादुई रेशा, सुगम जीवन रेशा, इजी लाइफ फाइबर, वॉश एंड वेयर फाइबर आदि हम कई नामों से नायलॉन को जानते हैं। नायलॉन को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है। अब क्या है, नायलॉन बनेगा कैसे? तो नायलॉन पॉलीमराइजेशन की क्रिया से बनता है। कैसे बनाया जाता है? पॉलीमराइजेशन की क्रिया से बनता है। पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलीकरण, बहुलिकीकरण। ठीक है। हिंदी में पॉलिमराइजेशन को बहुलिकीकरण कहते हैं। बहुलिकीकरण क्या है? तो भाई बहुलिकीकरण एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया कह लीजिए, जिसमें कि किसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु को मिलाकर एक दूसरा अणु बनाया जाता है, जिसके गुण वैसे ही होते हैं। ठीक है। जिसके गुण पहले वाले जो अणु जो आपस में मिलके बने हैं, उनके दोनों के गुण से निर्मित एक दूसरा ही अन्य प्रकार का अणु बनेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलिकीकरण या पॉलीमराइजेशन की क्रिया जिसे कहते हैं। ठीक है। तो चूंकि यह पॉलीमराइजेशन की क्रिया से बनता है, बहुलिकीकरण की क्रिया से बनता है, इसी कारण इसमें जल्दी मैल टिकते नहीं हैं, इसमें गंदगी टिकती नहीं है। ठीक है। इसके जो पॉलीमर्स होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और लीनियर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीमर्स जो इसके होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक, मान लीजिए एक यह है तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक सटे सटे से आपस में रहेंगे। तो चूंकि सटे सटे से रहते हैं तो क्या होता है, इसमें गंदगी नहीं फंस पाती है, और फंसती है तो झाड़ देने से वो निकल जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जल्दी गंदा नहीं होता है। जिसके अणु पास पास होते हैं और लीनियर फॉर्म में होते हैं। लीनियर फॉर्म का मतलब एक सीधी लाइन में होते हैं और बिल्कुल सटे सटे होते हैं। इसी के कारण इसमें गंदगी जल्दी टिकती नहीं है, जल्दी गंदा नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं। और इसको हैंडल करना भी काफ़ी इजी होता है, इसका रख रखाव भी काफ़ी इजी होता है। नायलॉन का रख रखाव बहुत इजी होता है। अगर इसमें आयरन नहीं करेंगे तो भी इजीली पहन सकेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं वॉश एंड वेयर फाइबर, यानी कि धो और पहनो रेशा। ठीक है।
आगे हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि रेयोन को हम क्या कह रहे थे, 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते थे, यानी कि 19वीं शताब्दी का फाइबर कहते थे। लेकिन नायलॉन को यहाँ पे कह रहे हैं 20वीं शताब्दी का चमत्कार, जबकि रेयोन को हम क्या कह रहे हैं, 19वीं शताब्दी का। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नायलॉन और रेयोन को क्या कह रहे हैं, 19वीं शताब्दी का चमत्कार, जबकि नायलॉन को 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। ठीक है, अब इसको बनाया किसने, इसको नायलॉन के पिता किसे कहते हैं, तो नायलॉन के पिता हैं अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे, एक केमिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर वेलस कैथोरस। डॉक्टर वेलस कैथोरस को नायलॉन का पिता कहा जाता है। डॉक्टर वेलस कैथोरस को नायलॉन का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, नायलॉन को पूर्व में जो सबसे पहले नायलॉन का आविष्कार हुआ था, तो उसको नायलॉन 66 नाम से जानते थे। ठीक है, उसको क्या जानते थे, नायलॉन 66 नाम से भी इसको जाना जाता है। कहीं भी लिखा रहेगा नायलॉन 66 तो समझ लीजिए वो नायलॉन है, नायलॉन को कहा जाता है। नायलॉन को पहले नायलॉन 66 कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें 6 पॉलीमर थे हेक्सामेथिलीन के, हेक्सामेथिलीन डायमीन के, हेक्सामेथिलीन डायमीन के 6 पॉलीमर, और 6 पॉलीमर बनते थे एपिडिक एसिड के। ठीक है, एपिडिक एसिड के, तो दोनों 6 मिलके, इसीलिए इसको नायलॉन 66 नाम से भी जानते थे। ठीक है, फिर इसको 1940 में सार्वजनिक रूप से सिर्फ नायलॉन इसका नाम पड़ा और बाजार में बिकने लगा। ठीक है, 1940 में सार्वजनिक रूप से नायलॉन 66 नाम हटा के नायलॉन नाम पड़ा और बाजार में ये धड़ल्ले से बिकने लगा। ठीक है, नायलॉन 66 में क्या क्या था आपके, क्या थे, 6 पॉलीमर थे हेक्सामेथिलीन डायमीन के, और 6 पॉलीमर थे एपिडिक एसिड के। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनते थे, नायलॉन 66 रेशा बनाया जाता था। बाद में 1940 में नायलॉन 66 नाम बदल के इसको सिर्फ नायलॉन ही रख दिया गया। जितने भी इसके उससे रिलेटेड रेसे थे, सार्वजनिक रूप से इसको नायलॉन कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ नायलॉन मैन्युफैक्चर। नायलॉन निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से बनेंगे। नायलॉन हम जान रहे हैं कि थर्मोप्लास्टिक रेशा है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, केमिकल पूरी 100% एक केमिकल है। ठीक है, इसमें कोई भी आपके सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें सभी रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, आपका 100% या क्या होता है, ये केमिकल वाला रेशा होता है। 100% क्या है, केमिकल का रेशा होता है। नायलॉन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं इस केमिकल में, तो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन आदि को क्या करते हैं, एक नियंत्रित तापमान में इसको बनाया जाता है। यानी कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को एक आप नियंत्रित तापमान में, जो कि फिक्स तापमान होता है, उसमें रेशियो को बनाने का काम लिया जाता है। तो पहले क्या किया जाएगा, इन पदार्थों से, इन केमिकल से पहले नाइट्रोजन सॉल्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि नायलॉन सॉल्ट तैयार किया जाएगा। और नायलॉन सॉल्ट मतलब नायलॉन के लवण को प्राप्त किया जाएगा। नायलॉन सॉल्ट प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एपिडिक एसिड नामक रसायनों का संयोजन कराया जाता है। हम आगे पहले ही पढ़ चुके हैं कि नायलॉन 66 में क्या थे, आपके 6 पॉलीमर किसके थे, हेक्सामेथिलीन डायमीन के थे, और 6 पॉलीमर किसके थे, एपिडिक एसिड के थे। दोनों मिलकर नायलॉन 66 बनाते थे। तो नायलॉन 66 में क्या होते हैं, किससे सॉल्ट प्राप्त करेंगे, नायलॉन के लवण, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन से और एपिडिक एसिड से हम इसके क्या प्राप्त करेंगे, नायलॉन का सॉल्ट प्राप्त करेंगे, यानी कि नायलॉन का लवण प्राप्त करेंगे। अब लवण हमें मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, हम लवण को लीनियर सुपर पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव मशीन। किस मशीन की आवश्यकता होती है, ऑटोक्लेव मशीन की आवश्यकता होती है। तब हम नायलॉन के जो सॉल्ट है उसको हम लीनियर सुपर पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया था। ऑटोक्लेव क्या है भाई, तो ऑटोक्लेव एक प्रकार का कुकर नुमा, विशाल कुकर समझ लीजिए, विशाल कुकर है ऑटोक्लेव, जिसमें कि नायलॉन के सॉल्ट को गर्म किया जाता है, तब लीनियर सुपर पॉलीमर प्राप्त कर लिया जाता है। इजंट इट। पहले हमने किससे प्राप्त किया, नायलॉन का सॉल्ट, ये आपका लवण प्राप्त किया, उसके बाद हमने उसको कुकर आपके ऑटोक्लेव मशीन में गर्म करके लीनियर सुपर पॉलीमर प्राप्त कर लिया। अब लीनियर सुपर पॉलीमर हमें प्राप्त हो गया, उसके बाद हम उसको नायलॉन के रिबन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नायलॉन के चिप्स में कन्वर्ट करेंगे, एक तरह से चिप्स ही समझ लीजिए। तो लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिक के घोल से, एक प्रकार का चक्का होता है कास्टिक के घोल का, उसमें पूरा उस चक्के में टब होता है, उसमें चक्का लगा रहता है, उसमें कास्टिक का घोल डाला रहता है। तो उससे क्या किया जाता है, लीनियर सुपर पॉलीमर जो हमने प्राप्त किया है नायलॉन के सॉल्ट से, उसमें डाल के उससे घुमाया जाएगा।
और फिर उस पे क्या किया जाता है, ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये एक रिबन का आकार ले लेता है। जो आपका जो सॉल्ट था, जो लवण था, एक रिबन का आकार ले लेता है, ठीक है। रिबन का आकार ले लेगा, उसके बाद हम इसको काटेंगे। काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, जिसको कहते हैं नायलॉन का फ्लेक्स बना लिया जाता है। अब रिबन के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर नायलॉन का फ्लेक्स प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अब नायलॉन का जब हमें फ्लेक्स मिल गया, यानी कि उसके चिप्स मिल गए, तब इस नायलॉन के फ्लैक्स को हम क्या करेंगे, स्पिनिरट में डालेंगे। इस नायलॉन के छोटे छोटे फ्लैक्स को पिघलाएंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, स्पिनिरट के छेद से निकाला जाता है, ठीक है। और छिद्रों का व्यास धागे के व्यास के अनुरूप रखा जाता है, यानी कि जितना मोटा, जितना पतला आपको धागा चाहिए, उतना ही मोटा पतला आपके स्पिनिरट के जो ऊपर के जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे लगाया जाता है। स्पिनिरट एक तरह की मशीन होती है, उसमें अलग अलग मोटाई के छेद लगाए रहते हैं, जिससे जैसा आपको धागा प्राप्त करिए वैसा ही घोल डालेंगे तो उतना ही मोटा उसमें से छेद में से धागा निकलेगा, ठीक है। फिर वो क्या किया जाता है, जब धागा निकलता है आपके उस छिद्र में से, स्पिनिरट के छिद्र में से, तो बाहर से आप एक हवा का झोंका, हवा लगाया जाता है मशीन के थ्रू, और जिसके हवा की वजह से वो क्या होता है, सूख जाता है। सूख के वो रेशे का रूप धारण कर लेता है। फिर उस रेशों की खिंचाई होगी, है ना, उसको रोलर पे लपेटा जाएगा, 6 से 8 बार उसकी खिंचाई की जाती है। और खिंचाई करने के बाद क्या होता है, नायलॉन की जो हमें स्पिनट के घोल से जो रेशे हमें मिले, तो 6 से 8 बार खिंचाई करने के बाद वो एक पतला, बिल्कुल अच्छा लचक वाला रेशा बन के तैयार हो जाता है। फिर लोग उसको कपड़े बनाने की यूज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमें रेशा तो मिल गया, स्पिनट के घोल से निकला, तो छिद्र से निकला तो रेशा मिल गया। अब रेशे, चूंकि नायलॉन आपका एक केमिकल से बना फाइबर है, तो इसमें चमक बहुत ज़्यादा है। इस कृत्रिम फाइबर में चमक बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आंखों में चुभने वाली होती है। तो इसकी चमक को क्या किया जाता है, आंखों में चुभती है, तो इसकी चमक को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो टाइटेनियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड या बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है इसके चमक को, नायलॉन की चमक को कम करने के लिए, इजंट इट। ये देखिए एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन के थ्रू क्या किया जाएगा, नायलॉन का जो क्या रेशा प्राप्त किया जाएगा। पहले नायलॉन के क्या किया जाएगा, तो जो हमने घोल बना था, ठीक है, नायलॉन का जो घोल था उसमें इसमें डाला जाएगा, इसके अंदर डाला जाएगा, ठीक है। पॉलीमर मेल्ट करके पिघला के इसमें डाला जाएगा, इस मशीन में डाला जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, एक मीटर होता है एडजस्ट करने के लिए, ये पंप है, मीटर एडजस्ट करने के लिए है। उसके बाद ये आपका स्पिनिरट है, ठीक है। इसमें जो ऊपर का ये पोर्शन देख पा रहे हैं ना, ये फिल्टर है, यानी कि इसमें छोटे बड़े जैसे भी प्लेट आप लगाना चाहें होल के, तो वैसे आप प्लेट यहाँ पे फिल्टर में लगा सकते हैं। ये जो मशीन क्या है, तो ये स्पिनिरट है ना, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये स्पिनिरट है। और ये फिल्टर जो है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लेट आप लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, इसी से हमें रेशा प्राप्त होगा। इसी से क्या होगा, फिर इसमें प्लेट से हमें रेशा इसमें से निकलेगा, जो हम डाल रहे हैं ना, घोल डाल रहे हैं, तो इस स्पिनिरट के छेदों से रेशा निकलता है। फिर क्या किया जाएगा, जब रेशा निकल रहा है तो फिर उसको लपेट के फिर उसको खींचा जाता है, ठीक है। उसको खींचा जाता है, 6 से 8 बार खींचा जाएगा तो पतला बन जाता है। जब यार्न मिल गया हमें, तो 6 से 8 बार खींच के फिर उसको रील पे लपेट लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये स्पिनिरट है, जो हम बात कर रहे थे स्पिनिरट का। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इजीली आपको दिख पा रहा है कि इसमें जो क्या है, वॉशरूम का जो शावर होता है वैसा ही दिख रहा है ना, वॉशरूम का शावर। और इसमें क्या है, ये जो है, इससे ही जो पॉलीमर का हम जो घोल डालते हैं, जो है ना, तो इसमें से, इन छेदों में से ये रेशे निकल रहे हैं। तो ये जो ऊपर का जो प्लेट है ना, ये अपने साइज के अनुसार आप पतला मोटा कैसा भी ये रखा जा सकता है। समझ में आई बात। तो ये क्या प्रक्रिया थी, ये नायलॉन के रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, स्टेप्स ऑफ नायलॉन मेकिंग। अब देख लीजिए, नायलॉन के धागे कितने प्रकार के होंगे, तो इसकी क्योंकि ये मानव निर्मित रेशा है ना, और संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित में भी संश्लेषित रेशा है, 100% ये केमिकल वाला रेशा है। तो क्या होगा, इसके प्रकार भी हमारे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक हरा बनाएगा, एक हरे धागे का प्रयोग करेगा कि 2 हरे धागे का कि ट्रिपल धागे का। तो इसी के अनुसार इसका कैटेगरी डिवाइड किया जाता है। नायलॉन के धागों का प्रकार, नायलॉन के धागों के प्रकार, फ्लेक्स के तरल घोल, यानी कि जो हम घोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने नायलॉन चिप्स से जो घोल बनाया, और स्पिनिरट के छेद पर निर्भर करता है, यानी कि घोल कैसा है, गाढ़ा है, पतला है, और स्पिनिरट का छेद का आकार कैसा है, और धागा कितना खींचा गया, कम खींचा गया या ज़्यादा खींचा गया, उस पर इसका क्या करता है, इसके प्रकार निर्भर करता है।
आप समझे इस बात को। देखिए नायलॉन आप जान रहे हैं कि केमिकल से बना, घोल से बना जाता है। हमने क्या किया, केमिकलों को मिला के घोल बना लिया और फिर उस घोल को क्या किया, स्पिननेट से निकाला। स्पिननेट में क्या है, एक छेद है, छेद के प्लेट्स बहुत सारे लगे हुए थे। तो धागा का प्रकार भी उसी पर निर्भर करेगा कि आपका जो फ्लेक्स का घोल है वो पतला है, गाढ़ा है, कैसा है। फिर स्पिननेट का जो आपका छेद है, छेद का आकार है, वो मोटा है, पतला है, कैसा है, ठीक है। धागा कितनी बार खींचा गया, खींच के पतला ज़्यादा किया गया, हल्का मोटा ही रहना दिया गया, उसका व्यास उस पर निर्भर करता है। अतः नायलॉन के जो धागे होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस स्पिननेट पर डिपेंड करेगा, स्पिननेट पर डिपेंड करेगा, घोल पर डिपेंड करेगा, और उसका आपको कितने बार उसको खींचा जा रहा है, इस पर नायलॉन के धागे का प्रकार डिपेंड करता है। तो उस अनुसार हम देखते हैं, तो इसको हम इकहरे धागे में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इकहरे धागे, जैसे कि मोनोफिलामेंट में एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें जो नायलॉन के रेशे हम प्राप्त करते हैं उसमें कोई बटाई नहीं की जाती है, और उसमें अलग मतलब 2-3 धागों को मिलाकर नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए क्या होती है, इससे मजबूती होती है, लेकिन जो मल्टी रेशे होंगे और उसमें क्या होता है, मल्टी रेशों की अपेक्षा इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें एक हरा धागा होता है। एक हरा धागा तो बटाई भी कम होती है, बटाई का अभाव होता है, ठीक है। जो रेशे बटे हुए दो धागे से मिलके दोनों धागों को बट के बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि दीपावली वगैरह में लोग घरों में रुई की बाती बनाते हैं, तो कैसे बटते हैं, उसको ऐठन देते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह से ऐठन देंगे तो रुई की बाती अच्छी बनती है। अगर हम कम ऐठन देंगे तो बिल्कुल रुई रुई सा दिखेगा ना, तो रुई क्या इजिली टूट जाएगा। आप उसको ज़्यादा ऐंठ देंगे तो मजबूत हो जाएगा, उसको फिर आप खींच के देखिएगा तो जल्दी नहीं टूटेगा। तो सेम वही प्रोसेस है कि नायलॉन की जो हम रेशे हमने प्राप्त कर लिया स्पिननेट के खोल से, बाहर से जो भी रेशे, तो उसको कितना मोटा रखा। तो इकहरे धागे में एक ही धागा यूज करते हैं, उसमें उसकी बटाई भी नहीं होती, तो वो कमजोर होता है। मल्टी जो धागे होंगे उसकी अपेक्षा वो कमजोर होता है, ठीक है। होता है हरे धागे के बाद क्या है, बहुरेशीय धागा। इसमें कि मल्टी फिलामेंट का यूज किया जाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक धागों को मिलकर बनाया जाता है, और इसकी व्यास फिर उसी के अनुसार रखी जाती है। और ये क्योंकि 2 धागे हैं तो उसको बटाई भी की जाती है। तो ये जो आपके सिंगल थ्रेड के धागे होते हैं, यानी कि एक रेशीय धागे होते हैं, उससे ये इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। क्योंकि क्यों मजबूती होगी, क्योंकि इसमें 2 रेशों को बांटा गया है, आपस में बटा गया है, आपस में ऐंठन दी गई है, तो इसलिए ये मजबूत होते हैं। फिर क्या रेशा होता है, तो स्पिन धागे होते हैं। स्पिन धागे एक प्रकार के धागे में छोटे छोटे रेशे से, इस प्रकार के जो धागे होते हैं छोटे छोटे रेशे से बनाई जाती है। यानी कि इस पर कताई भी की जाएगी और बटाई भी की जाएगी, और इसकी वजह से कताई इस पर हुई होती है और बटाई हुई होती है, इसलिए ये रेशे मजबूत होते हैं। चिकनापन और घिसावट की प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो कितने प्रकार के हमने इसके प्रकार देखे, हमने देखे इस पे अभी तक कि एक हरे धागे, फिर बहुरेशीय धागे, और उसके बाद हमने कता हुआ देखा, यानी कि स्पन फाइबर देखा। अब हम देखेंगे स्ट्रेच, यानी कि खींचे हुए। इस प्रकार के धागे खींचने पर अपने पूर्व आकार से कई गुना ज़्यादा फैल जाते हैं, लेकिन और छोड़ देने पर अपने पूर्व आकार में वापस भी आ जाते हैं। जो स्ट्रेच धागे होते हैं वो घुंघराले होते हैं। आप कभी देखेंगे कि देखिए आप गिफ्ट वगैरह पैक कराते हैं, तो उस पर जो फूल बनाते हैं, खींच खींच के देखते हैं आपको, जो फूल बनाते हैं वो गिफ्ट पैक करने वाले आपके गिफ्ट के पैक के ऊपर और चिपकाते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी आप कैंची से वो खींच देता है एक प्लास्टिक का जो रेशा ये फूल होता है, तो कैसे घुंघराले से हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से प्लास्टिक का रेशा ही तो है। तो यही स्ट्रेच धागे होते हैं, जो कि इसको क्या होते हैं, खींचने पर बहुत खींच जाते हैं और छोड़ देने पर अपने पूर्वाकार को वापस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे टेक्सचर यान, यानी कि टेक्सचर यानी कि उसके सतह में परिवर्तन किया जाता है, उसके जो टेक्सचर होते हैं उसमें परिवर्तन ला देता है। जैसे कि फर वाले धागे होते हैं, लूप वाले धागे होते हैं, है ना। फर वाले धागे जो हम कपड़े पहनते हैं, फर वाले जो उलन भी होते हैं, ठीक है। और आपके नायलॉन के भी होते हैं जो कि गर्मी प्रदान करते हैं। उस फर में क्या होता है, हवा आके ठहर जाएगी, तो हवा ठहर जाएगी, बाहर से नहीं आएगी, और अंदर की हवा जो बराबर हो जाती है, तो क्या होता है, गर्माहट पैदा करती है। तो जो टेक्सचर यान होते हैं वो फर वाले कपड़े होते हैं, लूप उसमें निकाला जाता है, मोटाई उनकी अधिक होती है, और उससे क्या बनते हैं, कंबल बनता है, टॉवल बनता है। टॉवल देखते हैं, जो हम टॉवल घर में यूज़ करते हैं वो फर वाला ही तो होता है। उसमें जो आपके टॉवल होते हैं, बाथ टॉवल, छोटे 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 से ऐसे फर निकले रहते हैं। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टेक्सचर यान। कंबल आपके होते हैं, ये सब क्या होते हैं, फर वाले होते हैं, इनकी मोटाई अलग होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नायलॉन की विशेषताएं की।
ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने नायलॉन के बारे में समझा कि नायलॉन का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने उसके धागे के प्रकार देखे कि नायलॉन के धागे कितने प्रकार से बनाते हैं। एक धागे का होता है, बहुरेशीय धागे का होता है, और स्ट्रेच धागे होता है, टेक्सचर यार्न होता है ना। तो इस प्रकार हम खींचे हुए रेशे होते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार होते हैं नायलॉन को, क्योंकि नायलॉन को हम कई प्रकार में बना सकते हैं। अपने ये हमारी जो एक कला का एक प्रतीक है कि हमने जैसा सोचा उसको बनाने का प्रयास किया, बन गया तो वेल गुड। तो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी भावनाएं कितनी किस कदर विकसित हैं और उसे कितने प्रकार के रेशे बना सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, मैनमेड फाइबर है ना। मैनमेड फाइबर में भी क्या है, संश्लेषित फाइबर है, इजंट इट। अब हम देख लेते हैं नायलॉन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो विशेषता क्या होगी, सबसे पहले हम संगठन देखेंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे किसी भी रेशियो की जब विशेषता लिखनी होती है तो विशेषताओं में वो सारे पॉइंट होते हैं, वही सारे 15-16 पॉइंट्स लिखते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर विशेषताएं लिखती हैं। तो पॉइंट्स तो आपको याद ही रहेंगे कि संगठन पहले होगा, फिर उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लंबाई के आधार पर देखेंगे, उसकी सूरज की रोशनी, ताप सहने की कैपेसिटी देखेंगे, आग जलाने पर कैसा उसकी राख निकल रही वो देखते हैं। तो इसे बहुत सारे उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका क्लासिफिकेशन विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम संगठन की बात कर रहे थे। नायलॉन का संगठन क्या है, किससे मिलकर बना है। तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नायलॉन किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिलकर बना है सॉरी, किसे बना है, नायलॉन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इसमें ये क्या है, एक ताप सुनम्य रेशा है। ताप सुनम्य में रासायनिक रेशा है, ठीक है, ताप सुनम्य रेशा है, लेकिन और क्या है, रासायनिक रेशा है। इसे पॉलीमाइड रेशा भी कहते हैं। समझ में आई बात, इसे पॉलीमाइड रेशा भी कहते हैं, ठीक है। ये संगठन की बात होगी। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप से अगर हम लंबाई में देखेंगे तो इसको अनुरध्य काट कहते हैं। लंबाई में देखेंगे तो ये रेशा कैसा दिखेगा, पारदर्शी दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, कांच की तरह, कांच की गोलाकार कांच की तरह दिखेगा, कांच की छड़ के समान। ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पर देख सकते हैं और दिखने पर कैसा लगेगा कि गोलाकार कांच का छड़ है, ठीक है, कांच का छड़ है। और अगर हम उसकी चौड़ाई में देखेंगे, अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी चित्तीदार दिखता है, छोटी छोटी चित्ती दिखती है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर मजबूती की बात कर लें तो मजबूती की दृष्टि से नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होगा, क्योंकि ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक रेशा है, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक रेशा है। इसकी मजबूती हाइड्रोजन के कारण होती है, इजंट इट। अब हम क्या करते हैं, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता की बात कर लेते हैं। तो प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। खैर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्रत्यास्थता क्या होते हैं, दबाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आने का गुण। प्रत्यवस्था का मतलब होता है दबाने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आने का गुण, और प्रतिस्कंदता का मतलब खींचने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आने का गुण। तो ये दोनों गुण किस में पाए जाते हैं, ये दोनों गुण नायलॉन के रेशे में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि दबाने के बाद भी अपनी पूर्व स्थिति को कवर कर लेगा, और अगर खींच देंगे तो भी अपनी पूर्व स्थिति को ये ग्रहण कर लेगा। इसीलिए नायलॉन के जो वस्त्र बनते हैं ना, वो फ्री साइज के बनते हैं। फ्री साइज यानी कि उसकी कोई साइज नहीं रखी जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति के बॉडी के अनुसार उसमें फिट हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अनुसार उसको। क्योंकि इसमें क्या है, प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, वो खींचेगा किसी भी बॉडी में वो फिट हो जाता है, तो क्योंकि इसमें प्रतिस्कंदता का गुण अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चमक की। तो आप पहले भी समझ चुके हैं, नायलॉन में चमक ज़्यादा होती है और इसके चमक को हम कम करते हैं, कम किया जाता है ना। इसको, इस चमक को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीलिस्टरिंग कहते हैं। डीलिस्टरिंग की प्रक्रिया का मतलब होता है चमक को कम करना। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, आपको जो वर्ड्स हैं, तो वोकैबरी है, वो आपको याद करना होगा। डिलिस्टरिंग दे दिया जाएगा, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्वेश्चन में। डिलिस्टरिंग क्या होती है, किस रेशे में की जाती है, तो आपको डिलिस्टरिंग का मतलब पता होगा तब तो आप बताएंगे। तो डिलिस्टरिंग का मतलब होता है चमक को कम करना। चमक को कम किया जाता है, और इसमें क्या यूज किया जाता है चमक को कम करने के लिए, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तनाव सामर्थ्य। तो तनाव सामर्थ्य की क्या होगी, इसमें अभूतपूर्व तनाव सामर्थ्य होगा, यानी कि तनाव को खींचने की इसमें शक्ति, उसमें अच्छा शक्ति होगा,
क्यों होगा? क्योंकि थर्मोप्लास्टिक रेशा है, बिना टूटे अपनी लंबाई से 6 से 8 गुना ये क्या होता है, ये लंबा हो जाता है, 6 से 8 गुना लंबा हो सकता है। तब फिर ताप संवहन की बात कर लेते हैं, तो हीट कंडक्टिविटी में क्या होगा, नायलॉन के रेशे ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए क्या होता है, गर्मी में ये इसको नहीं पहन सकते हैं, ये पसीना भी ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये पानी भी ऑब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए चिपचिपे रहेंगे। ठीक है, तो नायलॉन का जो रेशा है ताप के संवहन में, हीट कंडक्टिविटी में ये कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टिविटी ऑफ हीट होते हैं, इजंट इट। आर्द्रता की बात कर लेंगे, तो आर्द्रता में क्या होता है, नायलॉन के रेशे नमी सोखने का गुण का अभाव रहता है। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पसीना ये नहीं सोखता है, और अगर पसीना आपके बॉडी में चिपचिपापन देगा, ये सोखेगा नहीं कपड़ा, तो क्या होगा, और आपको इरिटेशन फील होगा। तो ये क्या होता है, नायलॉन के रेशे में नमी सोखने का गुण का अभाव रहता है, इसी कारण धोने के बाद क्या होता है, तुरंत सूख जाते हैं। पानी में डालिएगा और थोड़ी देर में फैला दीजिएगा, तुरंत सूख जाएंगे, क्योंकि इसने नमी को तो ऑब्जॉर्ब ही नहीं किया, नमी को तो ऑब्जॉर्ब नहीं किया। तो सूखने के पर्पज से तो अच्छा है कि इजीली सूख जाएगा, लेकिन जब आप पहन रहे हैं गर्मी के दिनों में स्पेशली, तो क्या होगा, वो पसीने को ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो इरिटेशन फील होगी, है ना। ये ठंडे में पहनने के लिए अच्छा होता है। वैद्युत समाहिता की बात कर लेते हैं, तो वैद्युत संवाहिता में क्या होता है, वैद्युत समाहिता का कुसंवाहक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस क्यों है, क्योंकि इस पर जो आपका जो ये है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनेगा, है ना, इस पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि कहने का मतलब है, आप जब कपड़ा पहनते होंगे कभी कोई सिंथेटिक फाइबर, तो चट चट की सी आवाज़ आती है और लगता है जैसे आग निकल रहा है, फायर निकल रहा है, तो बिजली इसी कारण क्या होता है, ये क्या है, वैद्युत संवाहता का इसमें प्रभाव होता है, इसी कारण बिजली के सामानों में सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूखे ताप का प्रभाव क्या होगा, तो ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलने लगते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के रेसे है ना, तो ये पिघलेंगे ही। लंबे समय पर धूप में रखने पर भी इसके रंग में ये कमी आ जाती है और ये कमज़ोर भी हो जाते हैं। अम्ल क्षार का प्रभाव देखेंगे, इस पर क्षार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अम्ल का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और खोलते हुए एसिड के घोल में भी पूरी तरह से क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। ठीक, नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा खोलता हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ये नष्ट हो जाता है। में हम देख लेते हैं कि कीड़े एवं फफूंदी का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। पसीने का इस पर पसीना सोखता नहीं होगा। ठीक है, पसीने को क्या करते हैं, ये सोखते नहीं है, पसीने को सोखते नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, इसका रंग हल्का जरूर हो जाता है। ठीक है, इसका रंग हल्का हो जाता है। ब्लीचिंग का प्रभाव, तो हल्की ब्लीच का प्रभाव क्या पड़ेगा, हल्की ब्लीचिंग एजेंट का नायलॉन पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम सांद्र का ब्लीच का यूज़ करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हम और बहुत ज़्यादा कड़े ब्लीच का प्रयोग करेंगे तो इसका इफेक्ट उस पर खराब पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन थे, नायलॉन की रेशे की विशेषताएं। आज का जो चैप्टर हमारा हुआ, ये हमने संश्लेषित फाइबर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, संश्लेषित फाइबर में क्या है, आपके जो कृत्रिम फाइबर है, कृत्रिम फाइबर में दो मुख्य रूप से फाइबर पढ़े जाते हैं। एक हम पढ़ते हैं रेयन के बारे में, जो कि मानव निर्मित रेशा था, रीजनरेटेड फाइबर था। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, संश्लेषित रेशे में नायलॉन को पढ़ते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे में नायलॉन मुख्य रेशा माना जाता है। तो दोनों हमने पढ़ लिया, कृत्रिम फाइबर पढ़ लिया, हमने नेचुरल फाइबर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपके जो टेस्ट कैसे, कितने कितने टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है, रेशो में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।